वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह एक स्पेशल एपिसोड के अंदर आपका स्वागत करता हूं। और एक विशेष कारणवश ये इस एपिसोड मैंने बनाया है कि मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फैन और मेरे चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा है कि सर इंडसइंड बैंक में क्या करें। और मैं कई दिन से इस पे रिसर्च करके सोच रहा था कि इसके बारे में आप लोगों को बताऊं कि ये किस खतरनाक स्टेज पे इंडसइंड बैंक का स्टॉक खड़ा है। आज मैं बाजार गया तो वहां पे एक मित्र दुकानदार ने मेरे से कहा कि सर मैंने इंडसइंड बैंक में काफी निवेश किया है, आपको कैसा लगता है। मैंने उसको एकमात्र राय ये दी कि कल बाजार खुलने के साथ ही अगर आप बराबर पे भी निकल रहे हो तो कृपया इस स्टॉक से निकल जाए। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्या इंडसइंड बैंक बहुत ही बुरा स्टॉक है? इतना पुराना बैंक है, भारत के एक बहुत सम्मानित हिंदुजा घराने का इसके अंदर स्टेक है, वो प्रमोटर्स है। और जैसा कि मैंने अपने इस टॉक का आज हेडिंग दिया है, इंडसइंड बैंक फ्रॉम हीरो टू जीरो और नेक्स्ट टारगेट 230 रुपए। ये टेक्निकल टारगेट है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि कल ये 230 आ जाएगा, लेकिन 230 रुपए आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। जो स्टॉक 1600 रुपए से गिर रहा हो और अगर उसकी अभी भी आगे और गिरने की संभावना है तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हो गया इसके अंदर। तो आइए अपन एनालाइज करते हैं इंडसइंड बैंक के ड्रामेटिक फॉल के रीजंस क्या हैं। इंडियन टोटल इंडियन बैंकिंग सेक्टर में ही तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं चल रही है, या जो फैक्टर्स हैं उनमें क्या अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज हैं, क्या प्रमोटर के एक्शंस हैं, क्या टेक्निकल चार्ट इसके लिए कह रहे हैं, और इवन एक्स्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। ये जो चार्ट लगा है ये इंडसइंड बैंक का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि 31 जनवरी 1994 है। और ये पुणे में इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो हमने पुणे का 10 बजे का टाइम लेके इस चार्ट को ड्रॉ किया हुआ है। ये इसका बर्थ चार्ट है, इसको अपन आगे और डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं अपन इंडसइंड बैंक क्या कहता है। क्या रीजन रहे इंडसइंड बैंक के ड्रामेटिक फॉल के? पहला, ये इंडसइंड बैंक इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की तरह बैंकिंग सेक्टर में आया और इसने बहुत सारी हाईटेक सेवाएं भारत के अंदर पहली बार दी। 1994 का बैंक है ये, और इसने भारत के अंदर एक इलीट बैंक की तरह इसने अपने आप को स्टेब्लिश किया। पीक परफॉर्मेंस क्या रही? बैंक अपने जिनित पे पहुंचा, स्ट्रॉन्ग मार्केट कैपिटलाइजेशन था, प्रेस्टिजियस इंडाइसेस लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ। और इसमें बहुत सारे एफआईआईज का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, म्यूचुअल फंड का डार्लिंग स्टॉक रहा है। सडन डिक्लाइन हो गया इसके अंदर। A series of revelation about the accounting irregularity and management issue trigger a massive sell-off, resulting in share price to plumb drastically। ये जो फॉल हुआ है इससे पहले भी एक इसमें फॉल है, चार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। ये जो फॉल है ये तो अभी रिसेंट लास्ट जो फॉल है उसके अंदर इसके बाद हुआ है। और करंट क्राइसिस क्या है? मल्टीपल चैलेंजेस है, रेगुलेटरी स्क्रूटनी हो जाएगी, फॉरेंसिक ऑडिट हो जाएगी, तो उसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग का इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और मेजर इंडाइसेस से बाहर होने पे भी इसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। 1994 जनवरी के अंदर ये बैंक बना था, 31 जनवरी को पुणे के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ और फरवरी से इसने अपना काम शुरू किया। बैंक इनकॉर्पोरेट इन जनवरी एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कॉमन इन फेब, प्रमोटेड बाय इंडसइंड एंटरप्राइजेस एंड फाइनेंस लिमिटेड एंड 5 मॉरिशस बेस्ड एंटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। ये आपको जो ये इनकॉर्पोरेशन मैंने आपको बताया, 5 मॉरिशस बेस्ड कंपनीज
जिसमें इंसिन इंटरनेशनल होल्डिंग, इंसिन मॉरिशस, इंसिन लिमिटेड, इंसिन इन्वेस्टमेंट एंड D5 मॉरिशस होल्डिंग। ये डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे भी मॉरिशस बेस्ड FII का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था। और बाद में इसने जब और प्रमोटर्स को और जो शेयर्स आप देखेंगे इसके डाइल्यूशन के अंदर, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा। ये इंटरेस्टिंग चार्ट है। मीन लग्न की इसकी कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली है, और वर्किंग का जो लॉर्ड है वो भी जुपिटर है। लग्न लॉर्ड और वर्किंग का लॉर्ड 8वें हाउस ऑफ द सडन अनएक्सपेक्टेड गेन एंड लॉस में बैठे हुए हैं। और ये इंटरेस्टिंग सी चीज है कि ये दोनों, इसको देखोगे तो आपको जब अपन चार्ट डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस बैंक को सडन गेन होगा या सडन लॉस होगा। जिगजैग पैटर्न के अंदर चलेगा क्योंकि इसकी कुंडली ये बताती है। दूसरा, इसके 7th हाउस के अंदर चंद्रमा है और वो भी अकेला बैठा हुआ है। कोई पाप ग्रह इसके दृष्टि नहीं डालता है, लेकिन अकेला चंद्रमा अब 7th हाउस में होता है, मतलब आपके 7th, आपके अगेंस्ट में सामने जो लोग हैं, तो ये जनता का डार्लिंग स्टॉक रहा है, ट्रेडर्स फेवरेट रहा है, और जनता इसके अंदर रहता है, लेकिन इमोशनली वॉलेटाइल स्टॉक है। दूसरा, इसका जो भाग्य है, इसका भाग्य है वो गुरु लग्न लॉर्ड है, और भाग्य के अंदर राहु बैठा हुआ है। एक तरह से ये गुरु चांडाल दोष बनाता है। और गुरु चांडाल दोष इसलिए भी बनाता है कि 8वें के अंदर रेट्रोग्रेड राहु, अ, ये 8वीं वृश्चिक राशि का रेट्रोग्रेड राहु इसके 8th भाव में जुपिटर जो लग्नेश है उसको देखता है और उसके साथ कंजंक्शन बनाता है। तो ये जो कंजंक्शन है ये गुरु चांडाल दोष बनाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इंटरनेट, कंप्यूटर फ्रॉड, इससे रिलेटेड चीजों से ये हमेशा जूझता रहेगा, और ये ओनर्स की मिली भगत का संकेत देता है, ये जितने भी फ्रॉड आपको यहाँ पे नजर आएंगे। जुपिटर हो गया, राहु हो गया, चंद्रमा इसका अकेला है, इसके कारण दिक्कत आ रही है। केतु इसकी जो एफर्ट के मल्टीपल तरह से एफर्ट्स करेगा, ये करने के लिए एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन केतु 3rd हाउस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसके अंदर हमेशा इसमें इसको दिक्कतें आएंगी, और इसके कारण इसको हमेशा नुकसान होगा। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसका भाग्य का मालिक है ना, लाभ भाव में जाके बैठा हुआ है, तो ये किस्मत से इसको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी, और ये वापस जीरो टू हीरो एंड हीरो टू जीरो की जर्नी करता रहेगा। लेकिन मंगल और शुक्र दोनों शनि की राशि के अंदर लाभ भाव में बैठे हैं, और दोनों ही अस्त हो रहे हैं सूरज के कारण। तो सूरज इसके लाभ को हमेशा, जब भी इस पे गवर्नमेंट की निगाहें टेढ़ी होंगी तो इसका लाभ हमेशा कम हो जाएगा। और दूसरी बात है, सूरज यहाँ पे क्योंकि शनि के घर में है, तो शनि और सूर्य पुत्र और पिता के भाव में होते हैं, लेकिन दोनों में आपस में बनती नहीं। शनि स्वग्रही है 12वें भाव के अंदर, तो ये बताता है कि विदेश में इसके अच्छे कनेक्शंस रहेंगे, और हमेशा होगा। मरकरी जो कि इसके बिजनेस का मालिक है, वो भी 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, शनि के साथ है, और ये हमेशा ये बताएगा कि ये आपका सुख का और पार्टनरशिप्स का भाव का मालिक विदेशों में है इसके। तो इसलिए इस कुंडली बिल्कुल क्लियर कट बता रही है कि इंडसइंड बैंक में जो भी कुछ हो रहा है इसके विदेशी पार्टनरों की मिलीभगत से हो रहा है, और उसके कारण आपको आगे भी इसी तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा इस कंपनी के अंदर। ये अब इसका लगन चार्ट है जिसको अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया है अपन ने एक बार। और इसकी लग्न चार्ट क्या प्रॉमिस है, प्रॉमिस मतलब इसकी कुंडली में ऐसा होगा, लेकिन जो होगा इवेंट होगी वो दशा से। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है और अगर आपको केवल यही देखना भी आ जाएगा, तो हमने ये पाया कि 14/2/2025 में जैसे ही इस वीनस में शनि, सॉरी राहु के अंदर वीनस और वीनस के अंदर सूरज की दशा आई, और इस तरह का ड्रामेटिक फॉल आपके सामने दिख रहा है। तो ये फॉल कब तक रहेगा, ये 9/4 तक रहेगा।
9/4 के बाद इसके अंदर चंद्रमा की दशा शुरू होगी, जो कि 10 जुलाई तक रहेगी, और उसके बाद मंगल की। तो अगर हम देखते हैं कि चंद्रमा की दशा में चंद्रमा इसका स्पेकुलेशन का लॉर्ड है और इसके पार्टनरशिप के हाउस में बैठा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि ये चंद्रमा इसको बहुत ज्यादा कोई फायदा पहुंचा पाएगा। लेकिन चंद्रमा चूंकि हाउस ऑफ पार्टनरशिप में है, तो हो सकता है इसके अंदर कोई नए पार्टनर का इनकॉर्पोरेशन आपको देखने को मिले इस चंद्रमा की दशा में 9 अप्रैल से 10 जुलाई के बीच में। नेक्स्ट दशा आएगी 10 जुलाई से मंगल की। मंगल की दशा आएगी तो मंगल इसके लाभ भाव में बैठा हुआ है, भाग्य का मालिक है, और भाग्य का मालिक लाभ भाव में बैठा हुआ है, और ये धन का भी मालिक है, स्टोर इनकम का। ये अच्छी दशा होगी। अच्छी दशा इसलिए होगी क्योंकि वीनस में, सॉरी, राहु में वीनस मित्र है, और और वीनस के साथ में मंगल का जब योग होता है तो बहुत अच्छा लग्जरी की तरफ बताया। तो मेरा यह मानना है कि 10/7 से 12/9 का जो पीरियड है, इस पीरियड में जाके इंडसइंड बैंक के अंदर कोई अच्छी रिकवरी होने की संभावना है। तो 10/7 तक आपको ये मान के चलना है कि इस पीरियड के अंदर आपको कोई बहुत फायदा नहीं होगा। 12/9 से 23/2 का पीरियड, जो कि राहु का पीरियड आएगा, राहु चूंकि इसके भाग्य का विधाता है, और राहु की महादशा में वीनस, और वीनस के अंदर राहु, ये भी एक अच्छा पीरियड हो सकता है। तो आइदर इस पीरियड में जुलाई के बाद आके इसमें थोड़ा बहुत अकोमोलेशन शुरू हो, लाभ होना शुरू हो, कंपनी कुछ अच्छी न्यूज दे, और उसके बाद 12/9 से 23/2, तो आप ये मान के चलिए कि इस साल के सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स इंडियन बैंक के अंदर कोई एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये इंडियन बैंक का चार्ट है। इस चार्ट को मैंने इस क्यों लगाया है, इसलिए लगाया कि जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, कि लग्नेश और कर्मेश अगर एट्थ में जब बैठते हैं, तो जीरो टू हीरो एंड हीरो टू जीरो की जर्नी होती है। आप ये देखो, 2014 में ये स्टॉक 200 के आसपास था, वहां से ये 2200 तक गया, और 2200 तक गिरा, और उसके बाद में धड़ धड़ करके गिरता हुआ नीचे आ गया। उसके बाद ये यहाँ से इसने इस चैनल के अंदर एग्जैक्ट किसकी कॉपी कर रहा है ये, पहले वाला जो चैनल है उसकी। और पहले वाले चैनल की जब ये कॉपी कर रहा है, तो अपने को ये देखना है कि ये दूसरी बार भी सेम कॉपी करने के कारण, सेम सेम जब कॉपी कर रहा है ये, तो अपने को ये बात अच्छे से पता है कि कि वापस वैसा ही इसने फॉल वापस दिया है। तो अब की बार ये वापस इस 230 के लेवल तक जाने की पूरी संभावना रखता है। इस चार्ट को अपन ने अगर जिस चार्ट को अगर अपन गौर से देखते हैं, तो इसी चार्ट को मैंने एक बार आपके लिए वापस एक्सप्लेन किया है। इस चार्ट के अंदर बहुत, ये सेम चार्ट है, पहले वाला चार्ट और इस चार्ट के अंदर मैं आप लोगों का ध्यान इस जोन की तरफ ले लाना चाहूंगा। इस जोन को अगर आप गौर से देखोगे, तो इस जोन और इस जोन में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो जोन है, ये कुछ भी नहीं है, ये एग्जैक्टली इस जोन की कॉपी है। ये जो लास्ट आपको जो फॉल दिख रहा है, इस जोन को मैंने यहाँ से कट कर लिया है, और इस जोन को अगर अपन यहाँ पे रखते हैं, तो ये देखेंगे आप कि ये यहाँ से यहाँ तक एक कंसोलिडेटेड जोन रहा, और उसके बाद ये फॉल हुआ। ये यहाँ से यहाँ तक एक कंसोलिडेशन जोन हुआ, और उसके बाद ये फॉल हुआ। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अगर मैं इसको एग्जैक्ट इस जगह पे भी कॉपी पे रखूंगा, तो ये आज भी 692 पे है। और इसको जाना कहाँ तक है, इसको जाना 200 तक है। कहाँ तक जाना है, यहाँ तक। ये 200 का लेवल। तो ये जो चार्ट है, चार्ट चार्ट क्या होता है, चार्ट होता है जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट और ऑपरेटर्स और
जो HNIs और स्मार्ट मनी जिस तरीके से बाजार के चार्ट को प्रीवियस लेके जाते हैं, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल एनालिसिस में। और टेक्निकल एनालिसिस की हिस्ट्री ये बता रही है कि ये अभी जो फॉल हुआ है, वो फॉल पहले भी हो चुका था, और पहले होने के कारण एग्जैक्टली उसी को मिमिक करता हुआ ये वापस फॉल हो रहा है। और इसकी पूरी संभावना है कि ये इस जगह पे जाके डबल बॉटम पे लेगी। इसीलिए मैंने दोस्तों अपने हेडिंग में इसका टारगेट 230 रखा है। ये मैंने इसका डेली चार्ट रखा है। डेली चार्ट के अंदर ये जो आपको फॉल दिख रहा है दोस्तों, जो कि 926 मान लीजिए, उसके बाद में एक इसने एक कैंडल डाउन स्टिक बना के इस चैनल को 926 का सपोर्ट तोड़ा। और उसके दिन अगले दिन ये न्यूज जो अकाउंटिंग इरेगुलरिटी की न्यूज आई, वो आई। उसके चलते ये 27% का इसने एक ही दिन के अंदर डाउन मूव दिया है। तो आप अगर अपने को ये लगता है कि यार ये डाउन मूव है, तो मेरे दोस्तों ये आप देखोगे एग्जैक्टली सेम ऐसा डाउन मूव यहाँ भी है। एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से डाउन मूव आता गया। यहाँ 2 दिन की इसने डोजी बनाई, उसके बाद गैप डाउन दिया। गैप डाउन के बाद में एक बहुत लार्ज कैंडल बनाई। इसने यहाँ पे डोजी बनाई और उसके बाद गैप डाउन दिया, और यहाँ पे एक लार्ज कैंडल बनाई। ये पैटर्न सेम है। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे भी, जो कि 1200 से 1300 के बीच का जो गैप है, 1300 से 1400 के जोन है, इस जोन में भी एक सर्टेन स्मार्ट मनी ऐसी थी जिसको ये बात पता थी कि ये बाजार, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। वो लोग कौन थे, ये अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। कि वो स्मार्ट मनी के अंदर क्या बैंक के ऑफिसर्स, बैंक के मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, या प्रमोटर्स, या जो FIIs या DIIs या म्यूचुअल फंडों के होल्डिंग्स है, उनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि इन सब लोगों ने इस शेयर को 1200 से 1400 की जो जोन के अंदर बेचा है। एस्ट्रोटेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, जब चांद सितारे किसी एक आदमी के खराब होते हैं या किसी एक कंपनी के खराब होते हैं, तो वो हीरो से जीरो बन जाती है। और जब ही चांद सितारे वापस अच्छे होते हैं, तो वो जीरो से वापस हीरो की तरफ बढ़ने लगती है। इसका हिंदुस्तान के अंदर कॉरपोरेट्स के अंदर सबसे क्लासिक एग्जांपल अनिल धीरूभाई अंबानी है। अनिल धीरूभाई अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के साथ बराबर पैसे लेके धीरूभाई अंबानी की प्रॉपर्टी से अलग हुए थे। कहाँ मुकेश अंबानी आज की तारीख के अंदर आसमान पे है, वहीं अनिल अंबानी ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर लिया। लेकिन समय ने पलटा खाया, अनिल अंबानी के बुरे दिन समाप्त हुए, और उनकी कंपनियां अब वापस से ग्रो कर रही हैं, और उसमें एक रिमार्केबल चेंज आ रहा है। वही जो कहावत है ना, कि वही अर्जुन वही तीर, समय बड़ा बलवान है। तो जब भीलन भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही तीर। क्योंकि समय की परिभाषा इतनी थी कि अर्जुन के सामने से गोपियों को लूट के भील ले गए, जबकि अर्जुन उन्हीं तीरों का के सहारे भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इस तरह से हमें ये मानना चाहिए कि वक्त और चांद सितारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये चाहे व्यक्ति की जिंदगी हो, चाहे कंपनी की जिंदगी हो, चाहे प्रमोटरों की जिंदगी हो। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है कि इंडस्इंड के स्टॉक ने कई वार्निंग साइन दिए मेजर फॉल से पहले। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि ये चैनल ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, अपर चैनल से रेजिस्टेंस खा के ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो और इजी सेम पैटर्न को ये रिवर्स कर रहा है। तो इस तरीके से हमें किसने दिया, दूसरा की इंडाइसेस लाइक मूविंग एवरेज, RSI, MACD, ये सब पहले ही इन्होंने वीकनेस स्टॉक के अंदर बता दी है। चार्ट पैटर्न्स क्या कह रहे हैं, क्लासिक बेरिश पैटर्न आया इंक्लूडिंग हेड एंड शोल्डर्स एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल्स। वॉल्यूम एनालिसिस में बता रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस इसमें रिड्यूस कर रहे थे, जबकि रिटेल इन्वेस्टर बेचारे अभी तक अनअवेयर्ड है, और वो सोच रहे हैं यार 1600 का स्टॉक 600 में मिल रहा है, तुरंत खरीद लो। वो ये नहीं देखने को तैयार है कि आज जो 600-700 रुपए का जो स्टॉक आपको मिल रहा है, ये 200 रुपए का हो जाएगा तो आपकी 2/3 पूंजी साफ हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, बैंक का चार्ट हमें बता रहा है कि किस तरह का इसके डिफरेंट
फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है। लग्नेश और कर्मेश दोनों ही 8th हाउस में बैठे हैं, जो कि सडन अप्स एंड डाउन को दिखाते हैं। तो इस तरीके से इसकी कॉर्पोरेट और टेक्निकल रेस्ट्रो एनालिसिस हमने करके चार्ट के अंदर बताया कि इसका रीजन ये है। अब अपन इसके अंदर कि ये जानने की कोशिश करते हैं मैसिव प्राइस फॉल का कारण क्या था। पहला, अकाउंटिंग इरेगुलरिटी। अकाउंटिंग इरेगुलरिटी के अंदर इन्होंने ये बताया कि यार हमने कुछ नेकेड इंटरनेशनल स्वैप छोड़ रखे थे फॉरेक्स के, जिसके अंदर जो पोजीशंस में हर क्वार्टर हमें 200 करोड़ का लॉस हुआ, जिसको हमने 7 क्वार्टर से आपको बताया नहीं है। तो ये 1400 करोड़ का लॉस है, जो कि अब नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आपके अकाउंटिंग में आएगा। तो इस तरीके से कंपनी का सारा प्रॉफिट अगले कुछ क्वार्टर्स तक जीरो हो जाएगा और नेगेटिव लॉस के अंदर कंपनी दिखेगी। और ये आने वाला एक बड़ा इसके अंदर सरदर्द है। अगर इसकी फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर ये जो लॉसेज हैं, जो अभी 1400-1500 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, ये अगर और बढ़ता है तो हमारे को इसके अंदर और बड़ी गिरावट की संभावनाएं नजर आती है। प्रमोटर एंड मैनेजमेंट इशू क्या है? हिंदुजा इसके प्रमोटर है, टॉप एग्जीक्यूटिव, सीईओ और डिप्टी सीईओ, इन सब ने सीरियस गवर्नेंस कंसर्न है इसके अंदर, और इन सब का इन्वॉल्वमेंट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कंसील करना। और उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी सारी होल्डिंग्स 1400 रुपए के आसपास बेच दी। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, एफआईआई, चूंकि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जिस दिन हुआ उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 5 मॉरिशस बेस्ड एंटिटी इसके अंदर पार्टनर है और प्रमोटर है। और हिंदुस्तान के अंदर एफआईआई का जो सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट रूट है वो मॉरिशस होके ही होता है। तो हम ये मानने को तैयार नहीं है कि एफआईआई जो सेल कर रहे हैं और जो हिंदुस्तान के डीआईआईज एंड म्यूचुअल फंड्स हमारे रिटेल इन्वेस्टरों के मनी को बेस्ड हो करके एफआईआई से इंडसइंड बैंक को खरीदे जा रहे थे। तो इस तरह के अंदर कहीं मिली भगत तो नहीं है इन लोगों की। चौथा सबसे बड़ा नुकसान जो इंडसइंड बैंक को होने वाला है वो है कि इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों से निकाल दिया जाएगा। दोनों से निकालने से इसके अंदर बहुत सारी कैपिटल, चूंकि इंडेक्स के निकलने के कारण बहुत सारा लोगों को मजबूरन इसको बेचना पड़ेगा, तो एक मेजर सेल ऑफ आने की पूरी संभावना है। अकाउंटिंग स्कैंडल क्या है? अकाउंटिंग इरेगुलरिटी के अंदर misrepresentation of the NPA, inflated profit, and potentially fraudulent transactions that were deliberately concealed from the shareholders and regulators. सिस्टमेटिक कंसीलमेंट है, क्योंकि ये जो कंसीलमेंट है ये कई क्वार्टर से चला आ रहा है। तो ये बिना मैनेजमेंट और प्रमोटरों के मिलीभगत के और अकाउंटिंग फर्म्स की मिलीभगत के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। रेगुलेटरी इम्पैक्ट क्या है? कि इसके अंदर सेबी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे दिया है, आरबीआई ने इस पे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है। अदर रेगुलेटरी बॉडीज भी इसके ऊपर, जो रेटिंग एजेंसीज हैं या जो अकाउंटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी अपनी जांच बैठा दी है। तो अभी जो इंडसइंड बैंक के स्केल्टन्स कबर्ड्स में बंद है, वो धीरे धीरे करके बाहर आएंगे, जो कि इसके प्राइस और चार्ट के लिए डेट्रीमेंटल है। शेयर होल्डिंग वैल्यू का डिस्ट्रक्शन हुआ है, और 1600 रुपये से ये आज 600 रुपये पे आ गया है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जनता के लिए बहुत बड़ी एक नुकसानदेह घटनाक्रम हो गया। हिंदुजा फैक्टर, हिंदुजाज हिंदुस्तान के एक बड़े एनआरआई ग्रुप है, जो कि लंदन बेस्ड है और दुनिया के रिच रिच लोगों में से आते हैं। इन्होंने मॉरिशस बेस्ड कंपनी के थ्रू हिंदुस्तान में इस बैंक की को इनकॉर्पोरेट किया और इसको इन्होंने इंटरनेशनल बैंक के लेवल पे चलाने की कोशिश की। हिंदुस्तान ग्रुप के अदर कंपनियों में अशोक लेलैंड भी है, और इस तरीके से अभी रिसेंटली उन्होंने रिलायंस कैपिटल को भी वाया किया है। कंसीलमेंट के एलिगेशन से इनके ऊपर गवर्नेंस क्वेश्चनेबल है इनकी। जिस तरह का पहले भी एक बार फॉल आ चुका है और ये दूसरा फॉल उसको मिमिक करता है, तो इस तरह के फॉल बिना प्रमोटर के मिलीभगत के पॉसिबल नहीं हो सकते। शेयर प्लेजिंग देखते हैं अगर, तो 50% से ज्यादा इंडसइंड के शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। और इस फॉल के बाद में अगर उन प्लेजिंग को कंपनसेट करना पड़ेगा तो 80% से ज्यादा प्रमोटर शेयर्स
प्लेज हो जाएंगे, और अब आने वाले हर फॉल के साथ इन प्लेज शेयर को बैंकों द्वारा बेचने की पूरी संभावना है। और जिस दिन बैंक बेचता है उस दिन वो ये नहीं देखता है कि शेयर कितने परसेंट नीचे में बिका है, क्योंकि उसको अपनी अपनी बुक्स के अंदर जो भी माल है उसको लेना ही पड़ेगा। तो ये शेयर्स बाजार के अंदर अगर आए तो आप इंडसइंड बैंक में अनदर 25% या 26-30% का फॉल देखने को मिल सकता है। Evidence suggests that promoter may have been reducing their effective stakes while stock is trading at peak valuation, potentially indicating they were aware of the underlying history. Executive leadership is under scrutiny. इंडसइंड के जो टू टॉप एग्जीक्यूटिव है उन्होंने 2023 और 24 में अपने सारे शेयर बेच दिए। और 100, और ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई छोटे मोटे शेयर बेचे होंगे। मिस्टर कथापेलिया ने अपने 9,50,000 शेयर बेचे हैं, जिसकी वैल्यू 134 करोड़ है। और खुराना ने 5,50,000 शेयर बेचे हैं, जो कि 82 करोड़ के। तो इन सब दोनों ने मिलके जो अपने शेयर अगर टॉप पे बेचे हैं, और अगर इसी तरह का इनको पता था कि यार इस तरह का 200 करोड़ का लॉस हम लोग बुक्स में छुपा रहे हैं जो देर समय अगर बाजार में आएगा, तो इनके ऊपर एक बहुत स्ट्रिक्ट जांच होनी चाहिए, ताकि कोई भी बैंक ऑफिशियल या कंपनी के डायरेक्टर या सीईओ इस तरह का आम रिटेलर्स के साथ फ्रॉड ना कर सके। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट बिफोर द अकाउंटिंग क्राइसिस म्यूचुअल फंड सोल्ड शेयर वर्थ 1,600 करोड़ इन फैब। तो इनको ऑल ऑफ सडन ऐसा सपना कैसे आया कि इन्होंने उसको किया। इंडसइंड बैंक में इनसाइडर सेलिंग हुई, एफआईआई ने डंप किया और डीआईआई ने ब्लाइंडली बाय किया। इसके लिए सेबी इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इंडसइंड बैंक को सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी से बाहर करने का पूरा पूरा पूरी संभावना है कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी से बाहर कर दिया जाए। और इसके कारण जो इसके अंदर लिक्विडिटी इम्पैक्ट आएगा, इसके कारण इस स्टॉक के अंदर फर्दर मैसिव सेलिंग आएगी। फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट से अनर्थ होंगे बहुत सारे स्केल्टन्स इसके अंदर। इनिशियल फाइंडिंग्स ये बता रही है कि इन्होंने अनेक एनपीएस को बताया नहीं, और डीप इन्वेस्टिगेशन अभी इसके अंदर अंडरगोइंग चल रही है। आरबीआई समेत अनेक रेगुलेटर्स ने अपनी अपनी जांच कर दी है। इनमें से हर नए रिवलेशन के साथ में बाजार के अंदर मोर करेक्शन देखने को मिलेगा। जो प्लेज शेयर्स का क्राइसिस है वो 80% क्रॉस हो जाएगा, और अगर फर्दर प्राइस डिक्लाइन होगा तो ये वॉलिटिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि बैंक बिना प्रमोटर की इच्छा के वो बेचेंगे। रिलायंस कैपिटल का कनेक्शन, हिंदुजा ग्रुप ने कैपिटल को जैसे ही इन्होंने बाय किया, तो आप ये मान के चलो कि टाइमिंग कोइंसिडेंट विद द इंडसइंड बैंक ट्रबल। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। रिलायंस कैपिटल को कौन लेना चाहता था हिंदुस्तान में? जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल में जब मुकेश धीरूभाई अंबानी को जो लगा कि उन लोगों ने एक फाइनेंशियल आर्म वाली कंपनी खोल ली है, तो एनसीएलटी से लेने के लिए सबसे बड़ा कैंडिडेट जियो फाइनेंस ही इसके लिए थी। लेकिन हिंदुजाज ने इसको जैसे ही लिया, तो हिंदुजाज के जो पेरेंट कंपनी है जो इंडसइंड बैंक है उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लगे। तो ये सब टाइमिंग, कॉर्पोरेट राइवलरीज, कॉर्पोरेट खींचातानी को इशारा कर रही है, और इसके कारण ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिनका रिलायंस कैपिटल में इंटरेस्ट था, वो इंदुजाज के द्वारा रिलायंस कैपिटल को लिए जाने को अच्छा नहीं मान रहे, और उनके कारण उन्होंने इस कंपनी पे सेम वैसे ही अटैक किया जैसे अडानी ग्रुप के ऊपर अटैक हुआ था। इंडसइंड बैंक बर्थ एंड जन्म कुंडली क्या कहती है, ये मैंने आपके सामने पहले ही डिस्कस कर ली। और 31 जनवरी 94 का इसका बर्थ है, और ऑपरेशन 10 अप्रैल 94 को इन्होंने किए। और इन्होंने पुणे के अंदर अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। प्लेनेटरी ट्रांजिट, लग्न मीन राशि और मीन राशि के अंदर
इस 29 मार्च को 6 प्लैनेट एक साथ इकट्ठे होंगे इंक्लूडिंग सैटर्न। तो बहुत वॉलेटाइलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस समय भी वहां पे मरकरी चल रहा है, सूरज चल रहा है, और वीनस चल रहा है। वीनस तो चलो उच्च का है, लेकिन वो रिट्रोकेट हो गया। और मरकरी है, वो वो भी रिट्रोकेट हो गया। मरकरी यहाँ पे नीच का है। और सूरज के भी इसी राशि के अंदर पहुंच जाने के कारण, तो इसके लग्न के ऊपर काफी ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस और इन सब का योगदान आ रहा है। तो इन सब के जो इम्पैक्ट आ रहे हैं वो अपने को इस चार्ट के अंदर ऑलरेडी दिख रहे हैं। दशा पीरियड राहु के अंदर, राहु की महादशा चल रही है इसके अंदर, और उसके अंदर जैसे जैसे प्लेनेट चेंज होंगे तो उसके आधार पे आगे जो चेंजेस होंगे वो मैंने आपको पहले ही शुरू में आपको बताए हैं। कि मेरा मानना यह है कि इस मंगल की दशा जो कि 10 जुलाई 25 से 12/9/25 के बीच में है, और 12/9/25 से 23/2/26 के बीच का ये पीरियड जो राहु का पीरियड आएगा, मंगल और राहु के ये जो दो पीरियड है, इस पीरियड में जाके इसके अंदर कोई रिकवरी आने की संभावना एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलती है। एक्लिप्स जो कि लूनर और सोलर एक्लिप्स हुआ। लूनर एक्लिप्स होली वाले दिन हुआ था। और 29 तारीख को, जिस दिन मीन मीन राशि में 6 प्लैनेट्स का कंजंक्शन है, उस दिन आपको सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। सोलर एक्लिप्स का इम्पैक्ट क्या है? गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है उस दिन, और इसके कारण इसमें और मेजर फॉल आने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। वॉल्यूम एनालिसिस क्या क्या बता रही है? कि वॉल्यूम एनालिसिस ये बता रही है कि जैसे जैसे स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम इसका मिलियंस के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि समबडी जिसको ये सारी स्टोरी पता है वो एग्जिट करता जा रहा है। लेसन क्या है? रेड फ्लैग्स जो भी आएंगे ऐसे शेयर्स के अंदर जिनकी पास्ट हिस्ट्री इसी तरह की दिखेगी, गवर्नेंस के वार्निंग साइन है, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर हमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स को और वीकेंड मोमेंटम को बताते हैं, और ये बताते हैं कि मेजर डिक्लाइन आगे आने वाला है। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एविडेंट हो जाती है वॉल्यूम पैटर्न के कारण, और तो उस समय हमें रिटेल्स को इनके अंदर बाय ना करके इसके अंदर वेट एंड वॉच स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। सेक्टर कंपेरिजन क्या है? इंडियन बैंक रिपोर्टेड मैट्रिक्स अपने कई सेक्टर पीयर से ज्यादा अच्छी बताई जा रही थी, लेकिन गवर्नेंस इशू के कारण इसके अंदर काफी नाम इसका खराब हुआ है, और इसके कारण हुआ है प्रमोटर एक्शंस। प्लेज शेयर्स इसके अंदर ज्यादा है। प्रमोटर्स ने अभी रिसेंटली आके ये बोला है कि हम इसमें और कैपिटल इन्फ्यूज करने को तैयार हैं। तो इस तरीके से अगर अपने को देखने को ये मिलेगा, तो अपन को पता है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स है वो 35 रुपए 45 रुपए पे है। तो अगर वो 300 रुपए पे भी अगर बेच रहे हैं तो 10 गुना प्रॉफिट में बेच रहे हैं। पोटेंशियल रिकवरी क्या है? पहला, टोटल गवर्नेंस का ओवरऑल हो जाए और ग्रोथ के ऊपर वापस टर्न अराउंड स्टोरी बन जाए, स्टेबलाइजेशन हो जाए, रेगुलेटरी इंटरवेंशन हो जाए, एक्विजिशन एंड मर्जर हो जाए, और कंटिन्यू डिक्लाइन इसका होता जाए। ये 5 इसकी पॉसिबिलिटी है। वो अपन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में देखेंगे। की टेक अवे, इंडियन बैंक की स्टोरी से हमने को क्या सीखने को मिला? गवर्नेंस मैटर करती है। हमें ऐसी कॉर्पोरेट्स के अंदर ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी गवर्नेंस अच्छी हो। प्रमोटर के एक्शंस को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए। टेक्निकल सिग्नल्स को हमेशा रेस्पेक्ट देनी चाहिए कि अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। और मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव्स जो होते हैं, जैसे कि टेक्निकल हो गया, एस्ट्रोलॉजिकल हो गया, या आप उसके अंदर फंडामेंटल कोई चेंज हो रहा है वो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन सब डाटास को मिलाओगे तो आपको जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति वार्निंग होगी। इसी के साथ टेक्निकल एनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह से मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जयपुर से आपका आपसे एक बार विदा लेता हूँ। और आप लोगों को आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए और इस तरह के स्टॉक्स से बचने की सलाह देता हूँ।
और अगर अपने को इस स्टॉक को आगे चल के कभी अकोमोलेशन करना भी है, तो मेरा मानना ये है कि ये 230 और 300 की जोन के अंदर जब आए, तो अगर वहां से अगर ये एक कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट वापस दे, उस समय इसके अंदर वापस एंट्री करने की बारे में सोचना चाहिए। होली के निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस के अंदर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अब के बार मेरे को सोमवार से बाजार में हरा रंग छाता हुआ दिख रहा है, और वही हुआ है। अभी 3 दिन के अंदर बाजार ने अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए, आज चौथा दिन हो गया है। सोम मंगल बुध 4 दिन के अंदर बाजार 23,200 के पार करके बंद हुआ है। 200 के आसपास निफ्टी पहुंच गई है। मुझे अभी भी ये लग रहा है कि अभी बाजार के अंदर 200-300 पॉइंट की और तेजी आने की पूरी संभावना है। तो इसी के साथ दोस्तों, इंडसइंड बैंक के निकलने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स की एंट्री होगी, या कौन सा फाइनेंशियल स्टॉक इसके अंदर आने की संभावना रख रहा है, उस पे हमें वॉच रखना चाहिए। वो एक हमारे लिए पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का जरिया हो सकता है। मैं उसका कोशिश करूंगा कि रिसर्च करके अगर मुझे लगता है कि कोई बढ़िया कैंडिडेट है, तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इस मंथ के एंड में एक तो कल दोस्तों एक्विनास है, 21 मार्च को। और दूसरा 29 मार्च को सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। 29 मार्च को शनि मीन राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और मीन राशि में 6 प्लेनेट की युति होने वाली है। इस युति का शेयर बाजार और हमारी इंडिविजुअल लाइफ और भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए मैं एक जल्दी एक पूरा डिटेल एनालिसिस, एस्ट्रो एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वीडियो मैं जल्दी जल्दी बनाऊं, तो कमेंट करें। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने मेरा ये चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह आपसे विदा लेता हूँ। एक बार लास्ट डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिसिस या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इस चैनल में जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, वो केवल एंड केवल एजुकेशन के पर्पज के लिए है। और अगर किसी व्यक्ति को अपना कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। धन्यवाद। पुनः इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुंचाएं, ताकि हम इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन के वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।